जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो आपको ज्ञान बिंदु प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है, उसका ही पेपर नंबर 21 होगा, जो कि 14/3/2021 को लिया गया पेपर है। इसमें कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होगा, जिसका सोल्यूशन भी ब्रीफली दिया हुआ है, ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। चलिए हम आज क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कार्ड है इसमें, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है, तो आंसर हो जाएगा अवहट। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा अवहट है। इनकी कीर्ति पताका भी अवहट भाषा में लिखी गई है। विद्यापति के 3 भाषाओं संस्कृत, मैथिली, अवहट में काव्य की रचना की है। कवि विद्यापति आदिकाल में के प्रमुख कवि रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यापति को ख्याति का मुख्य आधार मैथिली में रचित पदावली है। इसमें जो है लगभग 1000 पद हैं, जो आज भी गीत के रूप में गाए जाते हैं। विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का दे रखा कर रहा है, एक प्रेसी एंटेना की ऊंचाई 80 मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या को 6400 किलोमीटर मापते हुए इस एंटेना की प्रसारण दूरी रेडियो क्षैतिज दूरी की जो है आकलन कीजिए, तो आंसर हो जाएगा इसका 32 किलोमीटर। ये यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, इसका PDF से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कर रहा है बूलियन बीजगणित B प्लस डैश 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 01 में अवयवों A B के प्रत्येक युग्म के लिए A प्लस B प्लस A प्लस B डैश का मान क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे B। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कर है, किसी तापमापी पर जो हिमांक -20 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु 130 डिग्री सेल्सियस के रूप में चिन्हित किया गया है। इस तापमापी पर मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस निम्न में से कौन सा पढ़ा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है किसी तापमापी पर हिमांक -20 डिग्री C एवं भाप बिंदु 130 डिग्री C के रूप में चिन्हित किया गया है। इस तापमापी पर मानव शरीर के तापमान 36 डिग्री सेल्सियस को 34 डिग्री सेल्सियस पढ़ा जाएगा। तो आंसर यहाँ पर देखिए दे रखा है डिस्कशन, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए कह रहा है डिग्री सेल्सियस क्वथनांक जो होगा ये 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन पे हो जाएगा 373 के और हिमांक हो जाएगा 273 के। डिग्री फ़ारेनहाइट पे हो जाएगा ये 212 F और हिमांक हो जाएगा 32 F। जबकि रोमर पे होगा 80 R और 0 R। इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, ये भी याद रखिएगा, तो इससे हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5 नंबर दे रखा है, I-1 बटा I+1 का मान, जहाँ I बराबर √-1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फॉर्मर क्वेश्चन कर रहा है, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीव विरोधी हैं। आंसर हो जाएगा इसका, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है इसको, तो C हो जाएगा, इफ यू रिसिस्ट चेंज योर रेसिस्ट लाइफ। यहाँ पे इसका आंसर C हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा इसका स्थगन प्रस्ताव नहीं होगा यहाँ पे, A निंदा प्रस्ताव हो जाएगा और चौथा अविश्वास प्रस्ताव, दोनों हो जाएगा 1 और 4। यहाँ पे इसका आंसर B हो जाएगा। कह रहा है निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही अनुमोदित होता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्य के समर्थन की जरूरत होता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री
HD देवगौड़ा हैं, जिसे 1997 में हटाया गया था। अरे लोकसभा में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आचार्य कृपलानी ने भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद अगस्त 1963 को जो है पेश किया था। चलिए 8वां क्वेश्चन कर रहा है, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? तो आंसर हो जाएगा उसने कहा था मैं। उसने कहा था मैं जो है कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है? तो आंसर हो जाएगा 40। कह रहे विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 निर्धारित है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। कह रहे विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है यदि विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका जो है लोप कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में 6 राज्य में जो है विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश में वहाँ पे संख्या 100 है, कर्नाटक में वहाँ पे संख्या 75 है, महाराष्ट्र में वहाँ पे संख्या 78 है, बिहार में फिर यहाँ पे 75 विधान परिषद है, जबकि आंध्र प्रदेश में 50 है तथा तेलंगाना में 40 विधान परिषद विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 स्थानीय स्वशासन संस्था के निर्वाचन मंडल द्वारा, 1/3 सदस्य जो है वो आपका विधानसभा के द्वारा, 1/12 सदस्य जो है स्नातक द्वारा जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक किया हो, और 1/12 सदस्य जो है अध्यापक द्वारा जो कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक पाठशाला या इससे ऊपर के शैक्षणिक संस्थान में हो, एवं 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता या समाज सेवा में जानकारी हो उसे निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद अपने सदस्यों में से सभापति एवं उपसभापति चुनती है। नेक्स्ट है, विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह, पहली बार में 3 माह तथा दूसरी बार में 1 माह तक रोक कर रख सकती है। इसके बाद स्वतः पारित समझा जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल तथा पंजाब में 1969 में विधान परिषद समाप्त किया गया था। चलिए 10वां क्वेश्चन कर है, निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना। अरे भारतीय वित्तीय परिसंपत्ति को किसी विदेशी क्रेता को बेचना भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। भुगतान संतुलन का अर्थ देश के समस्त आयातों एवं निर्यातों तथा अन्य सेवाओं के मूल्य के संपूर्ण विवरण से है, जो एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो है देश की विदेशी मुद्रा की लेनदारियों का ब्यौरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे भुगतान संतुलन की परिभाषा। प्रोफेसर बेनहम के मत में दिया गया है, किसी देश का भुगतान संतुलन उसका शेष विश्व के साथ एक समय की अवधि में किए जाने वाला मौद्रिक लेन देन का विवरण है, जबकि एक देश का व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में इसके आयातों एवं निर्यात के बीच संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11 होते हैं। IFSC कोड में 11 अंक होता है। IFSC कोड का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसमें शुरू के 4 अक्षर बैंक का नाम दर्शाता है, 5वां कैरेक्टर 0 होता है, आखिर के 6 अंक ब्रांच के कोड के बारे में बतलाता है। आधार कार्ड में 12 अंक होता है, पैन कार्ड में 10 अंक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है यहाँ पे 90 किग्रा भार वाली वस्तु के लिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इसका कथन कर है उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 ऊंचाई पर 40 किग्रा होगा।
दूसरा कथन है उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 गहराई पर 45 किग्रा होगा। तो निम्नलिखित में से विकल्प चुनिए। यहाँ पे दोनों विकल्प क्या है, सही है, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है 90 किग्रा भार वाली वस्तु के लिए उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 ऊंचाई पर जो है 40 किग्रा होगा तथा उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 गहराई पर 45 किग्रा होगा। अतः दोनों कथन यहाँ पे सही है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का है निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है। तो आंसर हो जाएगा VOSO4। यहाँ पे इसका आंसर VOSO4 अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों होता है। VOSO4 वेनेडियम सल्फेट का ये फॉर्मूला है। कह रहा है वेनेडियम का 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहाँ पे Ar3D⁴S², जहाँ 3D कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन अनुयुग्मित होते हैं। यह जो है VOSO4 को ही इसकी अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है VOSO4 का रंग वेनेडियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है। 3D ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाता है। इसे DD संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है VOSO4 स्पेक्ट्रम के नीले हरे क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे नीला हरा रंग मिलता है। अर्थात VOSO4 अनुचुंबकीय और रंगीन दोनों होगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ दे रखा है, जिसमें प्लेटिनियम है, क्रोमियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जस्ता आता है, बिस्मथ आता है, तांबा आता है, चांदी, हीरा एवं नमक आता है। अब यहाँ दे रखा है फलन Fx बराबर दे रखा है 1/√2 - x का प्राप्तांक जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर B हो जाएगा। एक होगा -∞ और 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गलत कथन का चयन कीजिए। देख कर सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर की प्रास में होता है, जो कि सही है। दृश्य तरंगों प्रकाश की ऊर्जा का प्रास 1.6 इलेक्ट्रॉन V से 3.25 इलेक्ट्रॉन V के मध्य होती है। ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका डिस्कशन। कह रहा है दृश्य तरंगें प्रकाश की ऊर्जा का प्रास 1.6 EV से 3.25 EV के मध्य होती है। यह कथन जो है गलत है। दृश्य तरंगें प्रकाश की ऊर्जा का प्रास जो होता है ये यहाँ पे सही दे रखा है 1.5 EV से 3 EV तक के बीच में होती है। सूक्ष्म तरंगें की तरंगदैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर की प्रास में होती है। एक्सरे को आमतौर पर मशीनों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, किंतु एक्सरे रेडियो सक्रिय के नाभिकों के विखंडन से भी प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है गामा किरणों की वेधनशीलता अत्यधिक होती है। वेधन शक्ति क्रम में जो सबसे ज़्यादा गामा की, उसके बाद बीटा की, फिर अल्फा की होती है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था। तो यह आया था 10 जनवरी 1920 को। राष्ट्रसंघ 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया था। राष्ट्रसंघ जो है उसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कह रहा है ClF3 में Cl की संकरण अवस्था क्या है। तो आंसर हो जाएगा sp3d। कह रहा है संकरण निकालने के लिए टोटल सेंट्रल एटम का बीच का बंध जो है गिनने और सेंट्रल एटम के पास बचे आयन पेयर इलेक्ट्रॉन का जोड़ देने पर संक्रमण संख्या निकलती है। तो यही यहाँ पे संक्रमण संख्या निकाला गया है। sp का संक्रमण होता है 2, spq का 3 होता है, spq का 4 होता है, spqd का 5 होता है, spqd² का 6 होता है। चलिए 18वां क्वेश्चन का है मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है। तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। मेरी जेल डायरी के लेखक जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 से 8 अक्टूबर 1979 तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इनका जन्म जो है ये 11/10/1902 को सीतावदियारा जो है सारण बिहार में हुआ था। जेपी अथवा लोकनायक के नाम से मशहूर थे। भारत सरकार ने उन्हें सन 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा था। 1965 में उन्हें समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनके पिता का नाम जो था वो था हर्षु दयाल श्रीवास्तव और माता का नाम फूल रानी देवी था।
1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व 1974 में किया था। फिर आता है राजकमल चौधरी की रचनाएं में कंकावती। इस अकाल वेला में राजकमल चौधरी का वास्तविक नाम मनिंदर नारायण चौधरी था। इनकी कृति में मुक्ति प्रसंग स्वर्गाधा था। फिर आता है गजानन माधव मुक्ति बोध की रचनाएं में चांद का मुंह टेढ़ा है, काट का सपना, सतह से उठता आदमी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भूरी भूरी खाक धूल, विपात्र, कामायनी एवं एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार। फिर आता है पद्मा सचदेव की रचनाएं, अमराई है, बूंद वावड़ी है, मेरी कविता मेरी गीत है, भटको नहीं धंजय है, अब न बनेगी दोहरी और अखर कुंड। चलिए 19वें क्वेश्चन का है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके किस उपन्यास पर मिला था? तो आंसर हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए दिया गया था। भारत सरकार ने 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार पहली बार 1955 में जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन कर रहा है पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो आंसर इसका दे रखा है बी। कर रहा है बोरो, ये मिस्र में चलता है, सॉरी बोरो एक काशी है, ये चलेगा इटली में। बोरो, एक मिनट, बोरो चलेगा इटली में। फिर मिस्टर चलेगा दक्षिणी फ्रांस में। फिर खमसिन जो है ये जाएगा मिस्र में। और हरमटान ये पश्चिमी अफ्रीका में चलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लिए कुछ सुमेलित के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा है, जैसे बोरो पवने इटली में चलेगा, मिस्र दक्षिण फ्रांस में, खमसिन मिस्र में, हरमटान ये पश्चिमी अफ्रीका में। फिर हरिकेन यूएसए में चलता है, बिली ऑस्ट्रेलिया में, चिनूक जो है रॉकी पर्वत अमेरिका में, शिरोको सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप की तरफ चलेगा, शामल ये चलेगा अरब मरुस्थल में। फिर बोरा ये है पूर्वी यूरोप से इटली की तरफ, ब्रिगफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, पुनाज ये इंडीज पर्वत के सहारे चलता है। फिर आता है पूर्णा साइबेरिया रूस में चलता है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, सांता एना कैलिफोर्निया में, पैम्पेरो ये पैम्पास मैदान जो है अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में, योमा जापान में, लू उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान में चलता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन राज्य जो है ये हो जाएगा झारखंड। भारत में तांबे के उत्पादन में तीसरा सबसे सर्वाधिक राज्य जो है वो है झारखंड। भारत में वर्तमान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 53%, राजस्थान में 43% और तीसरा जो है झारखंड उसमें 4%। अब देखिए कुछ खादान दे रखा है और उत्पादन राज्य दे रखा है, जैसे कोयला का छत्तीसगढ़ में, हीरा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, लोह अयस्क उड़ीसा में, चांदी राजस्थान में, कच्चा तेल राजस्थान में, प्राकृतिक गैस असम में, सोना कर्नाटक में, अभ्रक आंध्र प्रदेश में, यूरेनियम आंध्र प्रदेश में, मैग्नीज मध्य प्रदेश में, टंगस्टन आंध्र प्रदेश में, टीन छत्तीसगढ़ में, निकेल उड़ीसा में, सीसा राजस्थान में, प्लेटिनियम उड़ीसा में, बॉक्साइट उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्य में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम था? तो आंसर हो जाएगा असम में। कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से असम में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक जो था वो था न्यूनतम। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना प्रारंभ हो गया। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त WC प्लाउटेन थे। 1921 की जनगणना में पिछली जनगणना की तुलना में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, इसीलिए वर्ष 1921 को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2011 का जनगणना स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना था। 2011 की जनगणना का शुभांकर एक प्रगणन शिक्षिका को बनाया गया। इस जनगणना का स्लोगन हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 थी, जो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की सम्मिलित जनसंख्या के बराबर है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 17.72% हुई है। पुरुषों की आबादी में 17% और महिलाओं की आबादी में 18% की वृद्धि हुई है। 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 हो गया है। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि में -0.6% का जो है ह्रास हुआ है। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर 1961 से 71 में रही है। सर्वोच्च लिंगानुपात केरल 1884 और पुडुचेरी 1037 में है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1029 व केरल 1859 प्रथम 3 राज्य आते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। वर्तमान में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है। नेक्स्ट है यहाँ पे दे रखा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट इज गिवन बिलो। कह रहा इन एचएफ्स मैरिज इज ए प्राइवेट अफेयर, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा सी। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है। कह रहा है कंक्लूडिंग लाइन्स, यहाँ से शुरू होगा। दीज लाइन लैक बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू आर द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम डैश रिटेन बाय, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, और ये लिखा किसके द्वारा? रॉबर्ट फॉरेस्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन कर रहा है तारे का रंग इंगित करता है इसके तापमान को, टेम्परेचर को। तारे का रंग उसके तापमान को इंगित करता है। तारों के वर्ग या समूह को तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल की वर्तमान संख्या 88 है। सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य के बाद निकटतम तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट है प्लैनेटरी सिस्टम वाला निकटतम तारा अल्फा सेंचुरी है, जिसका जो है अपना सौरमंडल हो सकता है। सूर्य के बाद सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। ब्रह्मांड में कुल गैलेक्सी 10 के पावर 11 है। एक गैलेक्सी में तारों की संख्या जो होता है वो 10 के पावर 11 होता है। कुल तारों की संख्या 10 के पावर 11 गुने 10 के पावर 11 यानी 10 के पावर 22 हो जाएगा। तारों का जन्म नेबुला या निहारिका से होता है। तारों के जन्म की अवस्था को जो है प्रोटोस्टार कहा जाता है। प्रोटोस्टार आदि तारा या भ्रूण तारा कहा जाता है। तारे के विकास की अवस्था यहाँ पे दे रखा है। ये सारा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये समस्थानिक इसका मिलता है, उसके बाद एनर्जी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन करें निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों का पर धूप काव्य किसका है? तो आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय का। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह आधुनिक कवि रघुवीर सहाय की है। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य कुछ कविताएं 1959 में हुआ है, कुछ और कविताएं 1961 में, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 में, इतने अपने पास 1980 में, बात बोलेगी 1981 में, काल तुझसे होर है मेरी ये 1988 में, केदारनाथ सिंह की रचना में अभी जमीन पक रही है, अकाल में सारस, उसके बाद आता है उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। चलिए 27वां क्वेश्चन कर है विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जीन गोटमैन ने। कह रहा है विश्व नगरी या मेगालोपोलिस
शब्द का प्रयोग जो है पहली बार जीन गोटमैन ने किया था। जीन गोटमैन 10 अक्टूबर 1915 से 28 फरवरी 1994 एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता था। कार्ल लिटर विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे। यह जो है आधुनिक भूगोल के संस्थापक तथा भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल के जनक माने जाते हैं। चलिए 28वां क्वेश्चन का है, भारत में गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत में गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति के जन्मदाता जवाहरलाल नेहरू थे। गुटनिरपेक्ष देश का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। गुटनिरपेक्ष देश की सदस्य संख्या जो है वर्तमान में 120 है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय जो है वो काठमांडू में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में कंपाला युगांडा में हुआ था। चलिए 29वां क्वेश्चन कर है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी तक रहे थे। जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीति सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। नेक्स्ट आता है 1845 में जर्मन के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योगदान दिए थे। नेक्स्ट है 1847 में फ्रेडरिक एगेल्सन के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। नेक्स्ट पॉइंट 1867 में इनकी पुस्तक दास कैपिटल हिंदी में पूंजी शीर्षक से जो है को प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। कर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n × n+5 हमेशा है। आंसर हो जाएगा एक सम संख्या होगा। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम या किण्वक के लिए सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, सही नहीं है। बाकी तीनों जो है सही है। कह रहा है किण्वक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, जो कि गलत है, वो कम कर देता है। अब आता है एंजाइम या किण्वन के लिए किण्वन सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, यह सत्य नहीं है। लगभग सभी किण्वन एंजाइम प्रोटोन के बने होते हैं। किण्वन में सक्रिय स्थल वह स्थान है जहां पर क्रियाकारक जुड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है लगभग सभी किण्वन उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं क्योंकि यह एक समान तापमान पर सक्रिय रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। नेक्स्ट है इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पाव रोटी एवं बिस्कुट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। किण्वन की खोज 1797 में जो है क्रू कोसेक ने की थी। आणविक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट दो अथवा सरल अणुओं में जो है विघटित होते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोसिस से निर्मित होने वाली प्यूवी एसिड का जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन की क्रिया के द्वारा एसिटिल्डिहाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 में लुई पास्चर के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि एल्कोहलिक किण्वन की क्रिया इष्ट कोशिकाओं में संपन्न होने वाली उपापचय क्रियाओं से संपन्न होती है। नेक्स्ट है 1897 में बुनकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा इष्ट की कोशिकाओं से एक जटिल एंजाइम पृथक किया गया तथा इसके जो है उपयोग में यह सिद्ध किया गया कि बिना जीवित कोशिकाओं के किण्वन की क्रिया संपन्न की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन कर रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो आंसर हो जाएगा 318। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या 318 थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1953 में। कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित
हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। नेक्स्ट है, इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए एस के धर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, धर आयोग के निर्णय की जांच के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इस रिपोर्ट के बाद पोट्टी रामुलु के नेतृत्व में तेलुगु भाषाइयों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 28 दिन के आमरण के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुलु की मृत्यु हो गई और उसके बाद राज्य का जो है पुनर्गठन शुरू कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 99, 20, 16 के वर्गमूल अंकों का योग क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 24। 34वां क्वेश्चन का है 0.23 यानी 3 पे यहाँ पे बार दे रखा है, बराबर है, तो आंसर हो जाएगा 7/30 के। 35वां क्वेश्चन का है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी तो 16 हो जाएगा। राज्य जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 16 थी। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी थे। नेक्स्ट है, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिकी में हुई थी। वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। लिंगानुपात 943 हो गया। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए 927 से घटकर 918 हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है वह है उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, जहाँ पे 27.9% की दर से वृद्धि हुआ था। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य हो जाएगा नागालैंड। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 17 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा केरल, जहाँ पे 1084। तमिलनाडु है वहाँ पे 996 और आंध्र प्रदेश में 993 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य में हरियाणा 879 और जम्मू कश्मीर में 889 हो जाएगा। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन का है विचारण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा कार्ल पियर्सन के द्वारा। कार्ल पियर्सन के द्वारा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। विचारक गुणांक होता क्या है, तो मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100 होता है, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए 37वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा चयनित परिवार का सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। अंत्योदय अन्न योजना में राज्य के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए गरीब रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनता परिवार की पहचान करने और उन्हें 2 रुपये प्रति किग्रा गेहूं, 3 रुपये प्रति किग्रा चावल की अत्यधिक राज्य सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करना जो है इसकी लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आता है यह वर्ष 2000 ईस्वी से भारत में लागू किया गया है। इसे सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। सभी पात्र परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल मिलता है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो दीपा छत्तीसगढ़ में सही है, पलामू मणिपुर में सही है, झूम असम में सही है, बेबर जो है ये मध्य प्रदेश में होता है, बिहार यहाँ दे रखा है जो कि गलत है। कह रहा है इसे झूम कृषि भी कहते हैं। इस कृषि को काटो और जलाओ अथवा बुश फैलो कृषि भी कहते हैं।
यह कर्तन दलहन प्रणाली कृषि है। भारत में झूम कृषि के प्रकार में देखिएगा, उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पोड्डू, पामाडावी, केमान, बरिगा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी, केरल में पूनम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीबर या दहिया, मसान, पेंडा तथा बीरा कहा जाता है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखिएगा तो कहा जाता है वालरा, मणिपुर में पलामू, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड में कहा जाता है इसका कुरुबा और छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन कह रहा है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा कनिष्क। कुषाण वंश के ये शासक थे। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक कनिष्क के काल से संबंधित था। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा था। नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत के नाम से जाना जाता है। संघ संवत को भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल ग्राम कश्मीर में वासुमित्र की अध्यक्षता में तथा अश्वघोष की उपाध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महान यान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाणों ने ही सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। चरक ने चरक संहिता की रचना की जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। नेक्स्ट है कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। फिर 40वां क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ए की कमी से रतौंधी या जीरोथेल्मिया होता है। B1 के जिसे हम थायमिन कहते हैं बेरी मांसपेशियों में कमजोरी न्यूरॉन डेमेट्रिज हो जाता है। B2 से जीभ में छाले पड़ जाना होठ पटना। B3 से पेलेग्रा मेमोरी लॉस या डायरिया होता है। B5 से हेयर लॉस या बाल सफ़ेद हो जाता है। B6 के RBC का बनना बंद हो जाता है। एनीमिया तनाव किडनी स्टोन जिसमें हम खून की कमी कहते हैं। B7 से बाल सफ़ेद होना झड़ना हो जाता है। B9 से एनीमिया प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में होती है। B12 से इसमें साइनोकोबला इसका नाम होता है। साइनोकोबलामिन जो है पर्निशियम एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है। C से स्कर्वी मसूरों में से खून आना हो जाता है। विटामिन डी से रिकेट बच्चों में होता है यानी इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। रिकेट को याद रखिएगा सूखा रोग भी कहा जाता है। वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ई से जो होता है विटामिन ई से उम्र से पहले बुढ़ापा आना बांझपन होना। विटामिन के से रुधिर का थक्का नहीं बनना होता है। चलिए 41वां क्वेश्चन कर रहे हैं संघीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिपादन के रूप में राजकोषीय घाटा का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 3.5। 42वां क्वेश्चन कर रहे हैं एक दीक्षांत भाषण नामक रचना की रचयिता कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की रचना में देखिए कह रहा है भोला राम का जीव तिरछी रेखाएं शिकायत मुझे भी है वैष्णव की फिसलन रानी नागफनी की कहानी सदाचार का तावीज ठिठुरता हुआ गणतंत्र विकलांग श्रद्धा का दौर। फिर आता है राजेंद्र यादव की रचनाएं में सारा आकाश 1 इंच मुस्कान छोटे छोटे ताजमहल शाह का मात जहां लक्ष्मी कैद। फिर आता है कमलेश्वर की रचनाएं में एक सड़क 7 गलियां तीसरा आदमी समुद्र में खोया हुआ आदमी रेगिस्तान कितने पाकिस्तान राजा निर्वंशिया मांस का दरिया मुर्दों की दुनिया जॉर्ज पंचम की नाक। चलिए 43वां क्वेश्चन कर रहा है रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये। कह रहा है रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के लिए 2011-12 के प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रखा है तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये रखा है। गरीबी मापने की 2 विधियां में एक लॉरेंज वक्र आता है दूसरा गिनी गुणांक आता है। लॉरेंज वक्र जो है वह है जितनी ही पूर्ण समांतर रेखा के पास होगी आय की विषमताएं उतनी ही कम होगी।
जबकि गिनी गुणांक जो होता है उसमें गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमताएं की माप की सबसे प्रचलित विधि है। यह लॉरेंच वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे के कुल क्षेत्र के बीच का अनुपात होता है। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पे लाया गया है। फिर आता है विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का संबंध 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोक्ता व्यय से है। फिर यहाँ पे पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को आपको रीड करना है सारा, और इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। चलिए 45वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो आंसर हो जाएगा हृदय में 3 कोष, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। हम लोग के शरीर में कितना होता है? 4 कोषीय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय होता है। अर्थात मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय में 3 कोष, 2 आलिंद, 1 निलय होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम जो है उसका नाम है राना टिग्रिना। मेढक तथा सैलामेंडर उभयचर के उदाहरण हैं। ये समतापी प्राणी होते हैं जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं एवं बाह्य निषेचन होता है। रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किया था। चलिए नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन का है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? आंसर हो जाएगा दैवीय सिद्धांत। यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। हिंदू राजशास्त्र के अनेक ग्रंथों में राजा की उत्पत्ति को दैवीय बतलाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अथवा राजा को जो है ईश्वर ने जन्म दिया है। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन कर है, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? आंसर हो जाएगा राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम। कर है डिस्कशन में, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन जो है करता है। यह विचार सबसे पहले अर्थरवेद में मिलता है। अर्थरवेद के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य नामक संस्था क्रमिक विकास का परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थरवेद के अष्टकांड के 10वें सूक्त में राज्य की उत्पत्ति तथा विकास का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन का है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से दूध दही में जम जाता है। लैक्टिक एसिड C3H6O3 विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रम में जो है प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। लैक्टिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 122 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जो है केराटोलिटिक है। यह त्वचा की कोशिकाओं की ऊपरी परत में पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को नरम करके त्वचा में नमी बढ़ाता है। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दे रखा है रूट अंडर एक्स प्लस 1/√x के होल का स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इट। कर है ए नोटिस शुड ऑलवेज बी। इसका आंसर ए हो जाएगा फॉर्मल ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। 51वां क्वेश्चन का है, संख्या 12, 500, 739 का वैज्ञानिक निरूपण है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उसका कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो इसका कार्य राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करता है वह करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्य में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सदस्य के रूप में शपथ लेता है।
नेक्स्ट पॉइंट है 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे जीवी मालंकर यानी गणेश वासुदेव मालंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर थे। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थे। वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करता है तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह अनुच्छेद जो है 118 के 4 में कहा गया है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है कोर सारभाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? तो आंसर हो जाएगा इसका जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की। देखिए यहाँ पे मुद्रास्फीति के बारे में दे रखा है। कह रहा है मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्धता मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तु महंगा हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें जो है देनदार को हानि होती है एवं लेनदार को ऋणी वर्ग को क्या होगा लाभ हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों से न कि बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति से है। नेक्स्ट पॉइंट है अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन कर है एक लकड़ी है तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक ईंधन। एक लकड़ी जो है वो प्राथमिक ईंधन है। प्राथमिक ईंधन वे ईंधन होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और बिना किसी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण या परिवर्तन प्रक्रिया से निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लकड़ी कोयला पेट्रोलियम आदि प्राथमिक ईंधन है क्योंकि इसे बिना किसी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण या परिवर्तन प्रक्रिया से सीधे निकाला जा सकता है। द्वितीय ईंधन हुआ वे ईंधन होते हैं जिन्हें प्राथमिक ईंधन के सहयोग से बनाया जाता है जैसे जल गैस वायु अंगार गैस आदि। फिर आता है तरल ईंधन वे ईंधन है जो केवल अपने प्राथमिक चरण में तरल अवस्था में मौजूद होते हैं जैसे गैसोलीन डीजल मिट्टी का तेल आदि हो जाएगा। नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अरीला कहूँ देवतों से न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले हैं तो आंसर हो जाएगा ताजबोने। प्रस्तुत पंक्तियाँ छैला जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अरीला कहूँ देवतों से न्यारा है के रचनाकार ताजबोने हैं। अन्य कवियों की कुछ रचना महत्वपूर्ण पंक्तियों में दिया है। इसमें राम सो बरो है कौन मोसो कौन छोटो राम सो खरो हैं कौन मोसो कौन खोटो ये तुलसीदास की रचना है। दूसरा जो दे रखा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाको अंग अंग बास समानी ये रायदास जी के द्वारा दिया गया है। तब लग ही जीवो भला देवो होय न धीम जन में रहिबो कुचित गति उचित न होय रहीम ये रहीम जी के द्वारा दिया गया दोहा है। नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन का है निम्न में से कौन संवहनीय क्रिप्टो गेम्स अपुष्पीय है तो आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा एक संवहनीय क्रिप्टो गेम्स अपुष्पीय है। क्रिप्टो गेम्स में बीज रहित पौधे और पौधे जैसे जीव होते हैं जिसमें प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से होता है। क्रिप्टोगेमी पादप में बीज उत्पन्न नहीं होता है। क्रिप्टोगेमी को कभी कभी थैलोफाइटा तथा बीजाणु पादप आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्रिप्टोगेमी समूह पुष्पविधि समूह के विलोम समूह हैं। क्रिप्टोगेम में शैवाल लाइकेन मॉस और फर्न आते हैं।
नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन कर है, परम्परावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका मूल स्तर में वृद्धि, और इसका चौथा जो हो जाएगा ये रोजगार और उत्पादन में वृद्धि, यानी ये दोनों यहाँ पे सही होगा। तो 1 और 4 सही है। परम्परावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल स्तर में वृद्धि तथा रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होता है। भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मांग समानतः निम्न रूपों में मापी जाती है, जिसमें M1, M2, M3, M4 होता है। सरलता की दृष्टि से इन चारों का क्रम M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4 होता है, यानी M1 जो है सबसे बड़ा होगा। अब देखिए M1 जो होता है उसमें कौन कौन सी मुद्रा आता है। जनता के पास जो मुद्रा होगा, बैंक प्रणाली के पास मांग जमा हो जाएगा, RBI के पास अन्य जमा राशि हो जाएगा। M2 में M1 तो होगा ही, प्लस डाकघर में बचत जमा राशि हो जाएगा। M3 मुद्रा में M2 हो जाएगा, और इसमें बैंकिंग प्रणाली के पास मियादी जमा राशि हो जाएगा। और M4 मुद्रा हो जाएगा, जिसमें M3 तो होगा ही, और डाकघरों के पास सभी जमा राशियां राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो कह रहा है कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित करता है। बाद में देखिए, घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। सही बात है। समदाब रेखाओं के निकटतम अधिक दाब जो है प्रवणता को दर्शाती है, ये भी सही है। कोरियोलिस बल दाब प्रबलता के समकोण पर कार्य करती है, ये भी यहाँ पे सही है। यहाँ पे डिस्कशन देख लीजिए। कोरियोलिस बल जो है पवनों के उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, यह असत्य है। कोरियोलिस बल देख लीजिए, कह रहा है फ्रांसीसी गणितज्ञ जी कोरियोलिस ने जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवन में होने वाले विक्षेपण की सर्वप्रथम व्याख्या की, इसीलिए इसे कोरियोलिस प्रभाव के नाम से जानते हैं। कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवन अपनी दाहिनी दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है अपनी बाईं ओर जो है विक्षेपित होता है। तो याद रखिएगा, कोरियोलिस बल जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट का है, यह प्रभाव विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पवन का विक्षेपण होना पवन की गति और उसके अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करता है, इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट 59वां क्वेश्चन कह रहा है, पानी का घनत्व होता है। तो आंसर हो जाएगा 1 ग्राम प्रति cm3। 1 ग्राम प्रति cm3 होता है। पानी एक गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी और रंगहीन रासायनिक पदार्थ है। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन है। यह प्रति इकाई आयतन में जल का भार जो जल के तापमान पर निर्भर करता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का पूर्ण घनत्व नहीं होता है, क्योंकि इसका घनत्व तापमान के साथ बदलता रहता है। ठोस की अपेक्षा द्रव अवस्था में इसका घनत्व अधिक होता है। शुद्ध पानी विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, जिसका pH मान 7 होगा। पानी उभयधर्मी होता है, इसे ब्रॉस्टेड ने बनाया है। पानी उदासीन होता है, इसे एरीहेनियस ने बताया है। ने 60वां क्वेश्चन कर रहा है, पूंजीवादी में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। तो आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। पूंजीवादी से अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित व लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1776 में छपी प्रसिद्ध अर्थशास्त्र एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत कहा जाता है। एडम स्मिथ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक जैसे भूमि, खाने, कारखाने, मशीन आदि पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। इस साधनों में स्वामी अपनी इच्छा अनुसार इनका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता प्रभुत्व संपन्न होते हैं, अर्थात उपभोक्ता के खर्च व उसकी इच्छा के अनुरूप ही उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी आर्थिक गतिविधि का संचालन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी अर्थव्यवस्था में विक्रेता के बीच अपने अपने उत्पाद तथा वस्तुओं को बेचने के लिए तथा क्रेताओं के बीच अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रतियोगिता चलती रहती है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, दिस सेंटेंस डज नॉट मीन्स, आंसर हो जाएगा इसका सी, सॉरी ये आंसर है यहाँ पे। 65वां क्वेश्चन करें निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है, तो आंसर हो जाएगा यूरोप में। यूरोप में जनसंख्या घनत्व जो है द्वितीय सर्वाधिक है। वर्तमान समय में मई 2020 विश्व का जनसंख्या घनत्व 51.045 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश मंगोलिया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया है। यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है और विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है वो है वेटिकन सिटी, जहाँ पे मात्र शायद 128 आदमी ऐसे कुछ है। नेक्स्ट 63वां क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2000 में बिहार में बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है। वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। 243 सीट में 38 अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल देता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद में गोवा जहां पे 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है। सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश की जहां पे 403 है। विधानसभा के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत किया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव अपने सदस्यों में से किया जाता है। सदस्य के बैठकों के लिए सदस्य के कुल सदस्यों का जो है 1/10 सदस्यों का उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट 64वां क्वेश्चन कर रहा है मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा है, तो ये कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की बड़ी बहन विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और पहली बार गिरफ्तार किए गए। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। नेक्स्ट पॉइंट है दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। नेक्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1929, 1936, 1937 में चुने गए थे। नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन कह रहा है 1961 में पहली बार दोनों जो है सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया, तो आंसर हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक के लिए। कह रहा है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन दहेज निरोधक विधेयक पर बुलाया गया था। अनुच्छेद 108 के तहत जो है यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अभी तक संसद में केवल 3 बार जो है संयुक्त
बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला 1961 में, दूसरा 1978 में और तीसरा 2002 में। तो पहला जो 1961 में किया गया था वो किया गया था दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। दूसरा किया गया था बैंकिंग सेवा के लिए, बैंकिंग सेवा आयोग के लिए विधेयक के लिए, उस समय था मोरारजी देसाई के समय था। और 2002 में किया गया था आतंकवादी निवारण यानी जिसे पोटा विधेयक के लिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लाया गया था। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों बार बार क्वेश्चन आता है। चलिए ये पैसेज यहाँ पे रीड करिएगा, इसका जो है रीड करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा सोल, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। द डिफरेंट बिटवीन द स्पीकर इन द पोएम एंड द इंग्लिश चाइल्ड लाई इन देयर, तो इसका आंसर सोइल हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन कर रहा है प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे दुर्लभ अन्योन्य क्रिया है, तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल। कर रहा है प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया गुरुत्वीय बल है। गुरुत्वीय बल जो है दो कणों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल, उन कणों के बीच के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ पे देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे G है ग्रेविटेशनल और m1 इंटू m2/r²। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार गणितीय सूत्र देने का कोशिश जो है न्यूटन के द्वारा किया गया था। अब आता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत तथा चुंबकीय बल मिलाकर विद्युत चुंबकीय बल की रचना करते हैं। ये आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रतिक्रिया प्रकृति विपरीत होने पर आकर्षण बल तथा आवेश की प्रकृति समान होने पर प्रतिकर्षण बल की भांति कार्य करता है। उसके बाद आता है प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जिम्मेदार बलों को प्रबल बल कहते हैं। यह दो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। यह प्रकृति में उपस्थित सभी बलों में सबसे शक्तिशाली बल है। यह गुरुत्वाकर्षण बल 10 के पावर 38 गुना अधिक शक्तिशाली बल है। नेक्स्ट है यहाँ पे दुर्बल नाभिकीय बल। ये बल जो है रेडियो एक्टिव प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले बीटा कणों के उत्सर्जन के फलस्वरूप अस्तित्व में आते हैं। इसे जो है क्षीण बल भी कहा जाता है, परंतु इसका परिणाम जो है गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10 के पावर 25 गुना होता है। नेक्स्ट 68वां क्वेश्चन करें निम्न में से किसका आकार जो है न्यूनतम है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम का, सोडियम प्लस का। निम्न में से सोडियम प्लस का आकार जो है न्यूनतम हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है n, जहाँ पे 3 तो 7 + 3 यानी 10 हो जाएगा। ओ के पावर 2 8 + 2 यानी 10 हो जाएगा। यहाँ पे निम्न में से जो है सोडियम प्लस का आकार क्या है, न्यूनतम है। अब देखिए यह जो है आधुनिक आवर्त सारणी, यह मोसले के नियम पर आधारित है। गुण यहाँ पे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो परमाणु का आकार क्या होगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा और ये आवर्त में बाएं से दाएं जाएगा तो घटता है। विद्युत धनात्मक बढ़ती है और ये घटती है। आयनिक ऊर्जा जो है ये घटती है और ये बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मक घटती है जबकि ये बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रगति में क्या होगा, घटेगी जब ऊपर से नीचे आएगा और ये दाएं से बाएं जाएगा तो बढ़ेगी। नेक्स्ट 69वां क्वेश्चन कर रहा है रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर परत होती है, तो आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन का। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर टेफ्लॉन की परत होती है। टेफ्लॉन बहुलक में जो है मोनोमोर जिसे टेट्राफ्लोरो एथेन का बना होता है। ये नॉन स्टिक्स होता है। नेक्स्ट 70वां क्वेश्चन कर रहा है यौगिक जिसका द्विध्रुवीय आघूर्ण नहीं है वो हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कह रहा है यौगिक जिसका द्विध्रुवीय आघूर्ण नहीं है वह कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है जो एक कार्बन परमाणु और 4 क्लोरीन परमाणुओं से बना होता है। इसे कार्बन क्लोराइड मीथेन टेट्राक्लोराइड पर क्लोरो मीथेन टेट्राक्लोरोइथेन कहा जाता है। यह मानव निर्मित रसायन है। यह एक रंगहीन एवं विषाक्त तरल है जिसमें मीठी गंध जो है होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इसे ड्राई क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कम ताप पर जो है अज्वलनशील है। इसका घनत्व जो है 1.59 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह जल से अधिक घना और भारी होता है।
समान तापमान पर यह तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका गलनांक बिंदु जो होता है वो -22.92 डिग्री सेल्सियस और इसका क्वथनांक बिंदु जो होता है वो होता है 76.72 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन कर रहा है छायावादी युग के कवि हैं, तो आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्मभूमि वाराणसी उत्तर प्रदेश था। रचनाएं में इसका देखिएगा तो हो जाएगा चित्राधारा, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, आंधी, ध्रुव स्वामिनी। छायावादी में आता है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। ये सारे जो हैं छायावादी लेखक हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है वह द्विवेदी युग के कवि हैं। अज्ञे प्रयोगवादी कवि हैं। नागार्जुन जो है वह प्रगतिवादी कवि हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नकेनवाद के प्रवर्तक नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके परमाणु प्रतिरूप के अनुसार एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन डैश का व्यंजक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। कह वी एन बराबर हो जाएगा 2πke² बट्टा h इंटू ZYN। ये परमाणु प्रतिरूप के अनुसार एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन UN बराबर हो जाएगा 2πke² बट्टा h इंटू ZYN का व्यंजक हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ज्ञान दार्शनिक कंफ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका कुंज फुत्से। कह रहा है ज्ञान दार्शनिक कंफ्यूशियस को चीनी जो है कुंज फुत्से के नाम से जानते हैं। कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईसा पूर्व में चीन के रानडोंग प्रांत में हुआ था। इनका दर्शन स्व अनुशासन, बेहतर दिनचर्या और परिवार में सामंजस्य पर जोर देता था। इन्होंने चीन के समाज में फैली कुरीतियां एवं बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट 74वां क्वेश्चन कर है नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है, आंसर हो जाएगा मांग का आधिक्य। कह रहे नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य मांग का अधिक से है। मांग का नियम कह रहा है अन्य बातों समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत घट जाती है तो मांग क्या हो जाएगा बढ़ जाता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम तो दाम बढ़ जाएगा। जैसे त्योहारों में फल की मांग बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ती है। मांग कम या स्थिर रहती है लेकिन पूर्ति बढ़ जाती है तो वस्तु के दाम घट जाते हैं, मंदी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार मांग और पूर्ति को नियंत्रण करने का प्रयास करती है ताकि जनता पर जो है अचानक वित्तीय बोझ न पड़े। नेक्स्ट 75वां क्वेश्चन कर रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर जो है निर्णय करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बहुमत से आयोग स्वयं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर जो बहुमत से आयोग स्वयं मामले पर निर्णय करता है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है निर्वाचन से संबंधी उपबंध किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक जो अस्थायी संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाएगा वही हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का कार्य चुनाव करवाना, मतदाता सूची को तैयार करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दल को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
वर्तमान में अभी 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, बीएसपी, एनपीपी और आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन है मैथ का, कर है अनुक्रम -4 + 10 आए इंटू ये दे रखा है -3 + 8 आए -2 + 6 आए डैश पर कौन सा पद शुद्ध वास्तविक होगा? तो आंसर हो जाएगा 6वां पद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 77वां क्वेश्चन कर रहा है, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा के अध्यक्षता करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य होगा। सभापति और उपसभापति का पद जो है रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य करता है। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का एक सभापति एवं एक उपसभापति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद 65 के तहत जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा, यानी सभापति नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका जो है मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का है, सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है, तो ये मीथेन से बने होते हैं। सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन से बने होते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को सीएनजी कहते हैं। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव हैं मीथेन, इथेन और प्रोपेन। सीएनजी जो है ये रंगहीन, गंधहीन और विषयहीन होती है। सीएनजी यह हवा से मामूली सी हल्की होती है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में वाहन में किया जाता है। सीएनजी पर्यावरण के लिहाजे से बेहतर मानी जाती है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जैविक गैस जो है कम उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट 79वां क्वेश्चन का है, दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के साम्य की शर्त है, तो आंसर हो जाएगा MUX = MUY। कह रहा है उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। एक उपभोक्ता के संतुलन की दशाएं देखिए, तो पहला कर है उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान हो। दूसरा होगा उपभोग वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हो। पहला जो है उपभोग वस्तु की कीमतें समान हो। कह रहा है इस दशा में उपभोक्ता संतुलन का बिंदु उस दशा में स्थापित होगा जब उपभोग की प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपभोक्ताएं मुद्रा की सीमांत उपभोग उपयोगिता के बराबर हो। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा मेंडल। कह रहा है आनुवांशिकी के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अनेक प्रयोग किए और उनके आधार पर कुछ निष्कर्षों को प्रतिपादन किया, जिसका रिपोर्ट जो है 1866 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने मटर के 7 जोड़े पौधे का प्रयोग किए हैं। पहला पॉइंट है आनुवांशिकी लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले लक्षण को कारक कहा, जो अभी जीन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है यह है संकर संतान में यह कारण अपरिवर्तनशील होता है, फलस्वरूप अगली पीढ़ी में वह लक्षण पूर्णवत प्रकट होते हैं। पहला यहाँ पे पॉइंट, मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था। इसके अंतर्गत उन्होंने एक जोड़े के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में उपस्थित होने वाले लक्षण प्रभावी रहा है। दूसरा जो ये दिया है मेंडल का पृथक्करण का नियम, तो विपरीत लक्षणों को क्रॉस कराया गया तो F1
पीढ़ी में दोनों लक्षण उपस्थित होते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण जो है वो पृथक यानी अलग अलग होते हैं। अब है जिप्सम का फार्मूला। जिप्सम का फार्मूला जो होता है वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये होता है जिप्सम ऑफ का फार्मूला। देखिए जिप्सम ऑफ फार्मूला से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस भी निकलता है, आगे दिया होगा। देखिए इसे हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है। 120 डिग्री सेल्सियस पर जो इसे गर्म करने पर इसमें पानी का आधा अणु बच जाता है। तो जब पानी का आधा अणु बच जाएगा तब उसका नाम हो जाएगा प्लास्टिक ऑफ पेरिस यानी POP, और हो जाएगा फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O। यह जो है टूटे हड्डियों को जोड़ने के काम में प्रयोग आता है। जिप्सम का उपयोग सीमेंट बनाने में, उर्वरक में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। 82वां क्वेश्चन है 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित आने की प्रायिकता है, तो आंसर हो जाएगा 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है 83 नंबर का है गालिब सॉनेट किसकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा त्रिलोचन का। गालिब सॉनेट त्रिलोचन की रचना है। त्रिलोचन जी का मूल नाम वासुदेव था। उन्हें हिंदी सॉनेट का साधक माना जाता है। त्रिलोचन जी को कविता संग्रह तापे हुए दिन के लिए 1981 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी अन्य रचनाएं में देखिए जैसे धरती है 1945 में, गुलाब और बुलबुल 1956 में आया, दिगंत 1957 में, ताप के तपे हुए दिन 1980 में, शब्द 1980 में, उस जनपद का कवि हूँ 1981 में, अर्धान 1984 में, तुम्हें सौंपता हूँ 1985 में और चैती 1987 में आया है। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणुद्भित व युग्मोद्भित प्रवावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। डिस्कशन कर रहा है ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा दोनों पादप समूह में दोनों बीजाणुभित्ति या युग्मोभित्ति प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीव होते हैं। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत जो है वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं, जैसे मॉसेस, हॉर्नबर्ड और लिवरबर्ड। यह जो है संसार के हर भूभाग में पाया जाता है। पौधे के वर्गीकरण में ब्रायोफाइटा का स्थान शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच में आता है। इस वर्ग में लगभग 900 वंश और 23,000 जातियां। अधिकांश वैज्ञानिक ब्रायोफाइटा को 3 उपवर्ग में बांटा है, जिसमें पहला है हिपेटिसी या हिपेटिकॉप्सिडा, दूसरा है एथोसिरोटी या एथोसिरोटोपिडा, तीसरा है मसाई या ब्रायोफिस्टा। देखिए टेरिडोफाइटा यह एक ओर पुष्प और बीज उत्पादन ब्रायोफाइटा से और दूसरी ओर पुष्प और बीज न उत्पन्न करने वाले जल के पौधे मौसों से भिन्न होता है। तथापि इन दोनों वर्गों के पौधे के कुछ गुणों में समानता होता है। स्थल पर उत्पन्न होने वाला पौधे को जो है स्पर्माटोफाइटा और केवल जल में उत्पन्न होने वाले पौधे को थैलोफाइटा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेरिडोफाइटा फर्न और फर्न किस्म के पौधे हैं जो कोयले के फॉसिल में विशेष रूप से जो है पाया जाता है। इनका स्थान अब क्रमशः आवृत बीजी या अनावृत्ति बीजी कोटि के पौधे ने ले लिया है। फिर यहाँ पे जो 85वां क्वेश्चन है इसमें पैसेज दे रखा है। पैसेज को आपको रीड करना है और इसका एक क्वेश्चन दिया होगा इसके पैटर्न पे। देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी इस पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, अर्थक्वेक एंड द डैमेज दे कॉज। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 86वां क्वेश्चन का है KMnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलय में फेरस ऑक्जेलेट के एक मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है वह है, तो आंसर हो जाएगा 3/5। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है तो देख लीजिएगा इसका। यहाँ पे कुछ पोटासियम परमैंगनेट एक गहरे बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो पानी में घुलनशील होता है। 87वां क्वेश्चन कर रहा है वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वो क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा परछाया। वह क्षेत्र जहां स्रोतों से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे परछाया कहा जाता है।
किसी खगोलीय पिंड की दूसरी पिंड पर पड़ने वाली छाया जो उसके प्रकाश को अवरुद्ध कर देते हैं जो है परछाया कहलाता है। जैसे ग्रहण के समय पृथ्वी एवं चंद्रमा की छाया, सूर्य के कलंक की केंद्रीय छाया को भी यह संज्ञा दी जाएगी। नेक्स्ट 88वां क्वेश्चन का है सही कथन का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अप्रत्यस्था टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। अप्रत्यस्था टक्कर में निकाय का कुल संवेग जो है संरक्षित रहता है, यह कथन सत्य है। संवेग जो होता है वह किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर जो होता है वेग गुने द्रव्यमान। संवेग एक अदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड। संवेग संरक्षण करा, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद संवेग जो है बराबर होता है। नेक्स्ट 89वां क्वेश्चन का है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। ये 2019 रहे या कुछ भी रहे, यानी 2020, 21, 22, 23, 24, ये सब में पश्चिम बंगाल जो है चावल उत्पादन में नंबर 1 रहता है। भारत का अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन जो है वो क्या है, चावल ही है। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल मूल रूप से एक खरीफ या ग्रीष्मकालीन फसल है जो जून से अगस्त के बीच में बोई जाती है एवं नवंबर से जनवरी के बीच में काटी जाती है। इस फसल को जो है अमन, खाली या अगहनी आदि नामों से भी जाना जाता है। पूर्वी भारत तथा तमिलनाडु में यह शरद तथा ग्रीष्म ऋतु की फसल है जिसे औस या कार्तिकी के एवं बोरे एवं डलुआ कहा जाता है। भारत में खदानों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का जो है 47% भाग पर चावल की खेती होती है। चावल की फसल के लिए 14 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान एवं 150 सीएम औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरी कहा जाता है। चावल उत्पादन में शीर्ष राज्य में आएगा तो पश्चिम बंगाल आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। क्षेत्रफल में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। चलिए 90वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोर लता मंगेशकर नाम का रचना हो जाएगा, यहाँ पे कुमार गंधर्व की। भारतीय गायिका में बेजोर लता मंगेशकर नामक रचना कुमार गंधर्व की है। कुमार गंधर्व की अन्य रचनाएं में उड़ जाएगा हंस अकेला, बोर चेता, झीनी झीनी चदरिया, सुनता है गुरु ज्ञानी आदि। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 ईस्वी इंदौर मध्य प्रदेश में हुई। इनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। मृत्यु 6 फरवरी 2022 को मुंबई में है। इन्हें स्वर्ग की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। पुरस्कार में फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म मेकर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार, भारत रत्न एवं पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायक की अपरिहार्य और एक छत्र समाजी स्वीकार किया है। नेक्स्ट है दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार पाने वाला पहले व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। 2001 में तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट 91वां क्वेश्चन का है विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड डैश राज्य में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में स्थित है। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड कर्नाटक राज्य में स्थित है। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। महल से याद रखिएगा, महल से ये ट्रिक है। तो एम से हो जाएगा मैग्नेटाइट, ह से हो जाएगा हेमेटाइट, ल से लिमोनाइट और शेष हो जाएगा सीडियराइट। मैग्नेटाइट का भंडार राज्य में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा है। हेमेटाइट में उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ है। झारखंड में देखिएगा तो ये उत्पादन क्षेत्र में नोआ मुंडी तथा गुआ हो जाएगा, गुआ है, ठीक है। उड़ीसा में मयूरभंज, क्यूझर, सुंदरगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, बस्तर, बिलासपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, सरगुंजा, कर्नाटक में है बेलारी, हॉस्पेट क्षेत्र, धारवाड़ क्षेत्र, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नगिरी, भंडारा, राजस्थान में भीलवाड़ा और उदयपुर है। फिर यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है ही टोल्ड अस दैट ही हैड रीड मिल्टन इन ए परसे ट्रांसलेशंस व्हेन ही वाज 13।
14। आंसर हो जाएगा द प्रिंसिपल कॉज इन द एबव सेंटेंस इज, इसका आंसर बी हो जाएगा, ही हैड रीड मिल्टन। 93 क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा एडिसन रोग। एडिसन रोग जो है वो थायराइड से नहीं है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग नहीं है। एडिसन रोग जो है कार्टेक्स के गड़बड़ी के कारण होता है। थायराइड ग्लैंडी यानी अबटू ग्रंथि यह गले में पाया जाता है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक चीज याद रखिएगा, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह जो है चाकार का होता है, बटरफ्लाई ग्लैंड भी इसे कहा जाता है। इससे निकलने वाले हार्मोन में थायराइड हार्मोन है और एक हो जाएगा कैल्टोनिन हार्मोन हो जाएगा, जो कि 2% है, और थायराइड हार्मोन जो है 98% है। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में सहायक होता है, कौन सा, थायराइड ग्रंथि। यह जो है मेटाबॉलिज्म उपापचय प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है। यह जल की मात्रा का जो है संतुलन बनाता है। यह आयोडीन खनिज पदार्थ थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। रोग कमी से जो हो जाएगा इसमें रोग में एक हो जाएगा जड़ मानवता, बच्चे में शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। मायोसोडिमा रोग में हो जाएगा बॉडी वेट जो है इंक्रीज, त्वचा सूखने लगेगा। ग्वाइटर रोग हो जाएगा आयोडीन की कमी से गले वाला भाग सूज जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म रोग जो हो जाएगा वो समान जनन कार्य संभव नहीं हो पाता है। चलिए 94 क्वेश्चन का है सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य सिवाय इसके की, आंसर हो जाएगा CS2 में विलायशील। कह रहा है सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए असत्य है CS2 में विलायशील। फॉस्फेरस, रेड फॉस्फेरस, वाइट या येलो फॉस्फेरस, और एक होता है ब्लैक फॉस्फेरस, यानी 3 गो फॉस्फोरस होता है। रेड फॉस्फोरस जो होता है वो माचिस के नोक में लगा होता है। लीड और रेड सर्वाधिक सक्रिय होता है। एक होता है वाइट फॉस्फोरस, एक्सप्लोसिव में हवा के संपर्क में आते ही वह जल उठता है, इसीलिए ठंडे पानी में रखते हैं। एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस P4, धुएं के बम में यह जो है सबसे कम क्रियाशील होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन कर है ब्रिक नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेंसी क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जस्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं रेनिन को स्रावन करती है। कह रहा है ब्रिक नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेनिन क्रियाविधि के लिए रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जो है जस्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं रेनिन का स्रावन करती है, यह सही नहीं है। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसी-1 में बदलता है। एंजियोटेंसी-2 एड्रिनल ग्रंथि को एंडोस्टेरोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन दूरस्थ कुंडलित नलिका को सोडियम व जल के पुनः स्रवण के लिए प्रेरित करता है। 96 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाजीवाद का संस्थापक था, तो इनका आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। हिटलर एक जर्मन का शासन था। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को प्रायः नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उसके आदेश पर जो है नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट है नाजीवाद, एक राजनीतिक विचारधारा जिसे जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने जो है प्रारंभ किया था। हिटलर का मानना था कि जर्मन आर्य है और विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए इसको जो है सारी दुनिया पर राज करने का अधिकार है। अपने तानाशाही आचरण से उसने विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। 1945 में हिटलर के मरने के साथ ही नाजीवाद का जो है अंत हो गया था। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, तो ये कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। दास कैपिटल इसका पुस्तक है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, सामाजिक शास्त्री, पत्रकार, वैज्ञानिक, समाजवाद के प्रणेता थे।
वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। इसका विस्तार करते हुए उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और देशी मूल्य के सिद्धांत की स्थापना की। और कार्ल मार्क्स का पुस्तक याद रखिएगा, दास कैपिटल इसका पुस्तक का नाम है। 98वां क्वेश्चन का है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो आंसर हो जाएगा कायस्थ जाति का। राजपूत काल में समाज में नवीन जाति जो है कायस्थ का उदय हुआ। पुराणों और इतिहासों में कायस्थ को प्रजापीड़क और शूद्र को कोटि में स्थान दिया गया है, किंतु शिक्षा और आर्थिक स्थिति सही होने के कारण आधुनिक भारत में इन्हें समान कोटि में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राजपूत काल 7वीं 8वीं शताब्दी में स्थापित राज्यों के शासक राजपूत कहे गए। उनका उत्तर भारत का राजनीतिक में 12वीं सदी तक प्रभाव कायम रही है। अब आता है राजपूत राजवंश और संस्थापक। जैसे चौहान वंश है, उसका वासुदेव स्थापना किया था। कन्नौज के प्रतिहार वंश नागभट्ट के द्वारा इसकी स्थापना किया। मालवा के परमार वंश उपेंद्र या कृष्णराज तृतीय ने स्थापना किया। काठियावाड़ के चालुक्य या सोलंकी वंश उसका मूलराज प्रथम ने स्थापना किया। 99वां क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक था वह बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। जस्टिस ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। नेक्स्ट है, विशाखा दत्त कृति मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग हुआ है। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। कौटिल्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसकी संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में जो है सेलुकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का स्थापना जो है वह मखली पुत्र गौसाल ने किया था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत आया था। अशोक के माता का नाम शुभानदगड़ी था, जो दिव्यादान के अनुसार है। मास्की गुर्जरा नेटूर उदयगोलम। मास्की गुर्जरा नेटूर उदयगोलम लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। 109वां क्वेश्चन एवं लास्ट है, रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। ये हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो है संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन के तृतीय गति का नियम जो है वो कार्य करता है। न्यूटन के तृतीय गति का नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। तो यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है कंप्लीट होता है। फिर हम अगले सेट में मिलते हैं। साथ ही लूसेंट का जो 2025 का बुक आया है उसका भी हम डिस्कशन करा रहे हैं, तो आप उसे भी कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।